हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक और आप सभी का एडिफाई यू में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। वहीं आपका सीएचएसएल टाइपिंग का एग्जाम है आपका 1 तारीख को। तो सारे आपके एसएससी के एग्जाम्स एकदम टाइमली कंडक्ट करा लिए जा रहे हैं। इसीलिए जो आपका सीजीएल 2021 मेंस का एग्जाम होने वाला है वो आपका एकदम 1 से 1.5 महीने के अंदर हो ही जाएगा। तो बेसिकली मान के चलिए आपके पास 1 ही महीने का टाइम रह गया है। तो इस 1 महीने को आपको काफी ढंग से यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वगैरह आपकी रहेगी इन आने वाले दिनों में, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब देखिए, चाहे मैथ्स की बात कर लें हम, चाहे इंग्लिश की बात कर लें, तो दोनों के ही आपको रेगुलर मॉक्स देने आप स्टार्ट कर देने हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो डेली आपको इन दोनों के मॉक्स देने स्टार्ट करने हैं और बिल्कुल टाइमली मैनर पे आपको एग्जाम देने हैं। जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर होता है सुबह 9 से 11 की टाइमिंग रहती है एग्जाम वाले दिन, और वैसे ही आपकी इंग्लिश की टाइमिंग रहती है 2 से 4। तो इसी टाइम पे आपको मैथ्स और इंग्लिश के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अगर मैं पहले मैथ्स की बात कर लूं तो आपको इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहली बात होती है यार, अभी ऑब्वियसली बात है, आप आपने सीजीएल प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला है तो उस टाइम पे आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, या हो सकता है मेन से पहले आपने कोई कोर्स वगैरह लिया होगा तो वहां से आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो उन नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद जब मतलब जैसे आपका रिवीजन हो चुका होगा तो अब आपको एक सेपरेट फॉर्मूला वाला पोर्शन अलग से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सारे फॉर्मुलेस जो जितने भी आपने नोट से आप गो थ्रू हो रहे हैं, सारे फॉर्मुलास को आप नोट डाउन करिए, और खास करके उनको जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है या थोड़े जो डिफिकल्ट है, ठीक है, उनको आपको नोट डाउन करना है और उनका अच्छे से रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट को तो रेगुलर अटेम्प्ट करना ही है, एनालिसिस करना ही है। साथ ही अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बहुत ही सेलेक्टिव आप पढ़ सकते हैं नया, जिनमें आपको लगता है कि एक आध छोटे मोटे टॉपिक है, इनको मैं विद इन टाइम कंप्लीट कर लूंगा, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज आपकी इंग्लिश में भी इंप्लीमेंट होगी। जो भी आपने ग्रामर रूल्स वगैरह पढ़े हैं उन्हीं को आप रिवाइज करते हुए चलिए। कोई नया आप ऐसे एज इन पढ़ने का ना देखिए, बट जैसे आप मॉक टेस्ट में आएगा तो वो देख लीजिएगा कि क्या क्या रूल यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने मॉक टेस्ट की बात करी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम वोकैबुलरी आता है उन सबको हम नोट डाउन करते रहते हैं। सेपरेट भी हम 25 से 30 डेली का नोट डाउन करके चलते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। तो वो आपको एज इट इज करते रहना है। अभी आपके पास टाइम है, आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये रही सब वोकैबुलरी वगैरह की बात। अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है इसमें 75 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 200। तो काफी अच्छे से इसको आपको करते हुए चलना है। अब देखिए, अब डेली मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां आपको 60 से 65 मार्क्स का आपका वही रहता है। अब 75 मार्क्स का एज इन टोटल रहता है, जिसमें से 55 मार्क्स का आपका रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट। तो वो आप करते रहेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट वैसे ही डेवलप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मेरे हिसाब से तो करना चाहिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का टाइम आपको डेली सेपरेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए निकालना चाहिए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक, कुछ भी आप कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में यार मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है कि क्या आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस टाइम पे, क्या आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है, और कैसे आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहते हैं, वहां से आपको और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने इसकी बात कर ली, साथ ही मैंने आपको बताया कि मैथ्स में आपको किस तरीके से करना है। और मैथ्स में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जितने भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप उसको करिए। मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस इज द की। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने उठाइए। अब क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने मॉक टेस्ट की बात करी थी, तो मॉक टेस्ट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर सेट्स को तो करना ही करना है। 2018, 19, 20 के जितने भी प्रीवियस ईयर सेट्स बने थे उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो आपका सीजीएल 2021 प्रीलिम्स का पेपर बना था ना, उनके वेरियस सेट्स थे, तो वहां पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इनके रिगार्डिंग मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। बचे हुए चैप्टर में बहुत जल्दी ट्राई करूंगा कि मैं आने वाले दिनों में इनको भी निपटा दूं। कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, बट अब मैं रेगुलरली इसको डालूंगा। इसके साथ ही सीएचएसएल की भी आपका अभी आंसर की आ चुकी है, तो उनके भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का देखिएगा। ठीक है, तो ये सब आपको करते हुए चलना है। इसके अलावा जैसे आप मॉक टेस्ट में फंसे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो अगर आपके पास टाइम है आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने सेव कर रखा है ना तो उनको भी आप प्रॉपर टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें आपको बस क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए उतने उसकी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस चैनल में ऑलरेडी करा रखे हैं, जिनकी बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, तो वो सारे क्वेश्चनों को भी आप देख के जाइएगा, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यही होता है, मैथ्स में कुछ अलग फंडा नहीं है। प्रीवियस ईयर सेट्स आपको उठाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से भी आपको मिल रहे हैं उनको आपने करने का देखना है। और जैसे प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आप फॉलो कर रहे हैं, सपोज किरण पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, हम उसको 2-3 बार तो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं हर चैप्टर में से, यार ये इनमें जिनमें हमको मतलब मैक्सिमम टाइम या हर बार प्रॉब्लम आती है, तो उन क्वेश्चन
क्वेश्चनों को तो आपको वैसे ही सर्कल आउट कर लेना है, पहले ही सेपरेट कर लेना है, और इस प्रैक्टिस के दौरान आखिरी 1 महीने के दौरान उन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। इंग्लिश के लिए क्या होता है, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि ग्रामर रूल्स हम पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है अगर आप ग्रामर रूल्स पढ़ने बैठेंगे तो। अब यहाँ पे मैंने क्या तरीका अपनाया था कि एज इन मैंने मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस किया था, इंग्लिश में मेरा ये था कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे इतना आइडिया था। तो क्या होता था कि मैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की देखता था मॉक टेस्ट में। 195 प्लस मेरे अटेम्प्ट रहते थे, एज एन एवरेज मेरे आ गया था इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं छोड़ देता था जहां पे मुझे चारों ऑप्शन बिल्कुल समझ नहीं आते थे या अलग अलग थे। अगर मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ 1 या 2 ऑप्शन तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। इसीलिए मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 195 से ऊपर रहते थे, और मैं ट्राई करता था कि मतलब अपनी एक्यूरेसी इस तरीके से मेंटेन कर लूं कि 15 से ज्यादा क्वेश्चन गलत ना करूं। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो करीब करीब 180 मार्क्स मेरे आने लग गए थे मॉक टेस्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, एंड एग्जाम में भी अल्टीमेटली मेरा ऐसा ही कुछ स्कोर रहा था। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ग्रामर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट में देखेंगे कहाँ गलती हो रही है उसको आप देखना, अगली बार से रिपीट ना करना। तो इस तरीके से आपको मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए करना है। बेसिकली आपको कुछ अलग सा वो नहीं मिल जाएगा कि मतलब मैं आपको कुछ अलग सा नहीं बता दूंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर देंगे। मेन बात होती है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सेम चीज का आपको टाइम टू टाइम रिविजन करना चाहिए, सही से एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब चीजें आपको करनी है और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अब इतना होने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिनको आपको अपने दिमाग में रखना होगा, और कुछ चीजों को आपको फॉलो करना है, कुछ चीजों को नहीं फॉलो करना है। इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नो क्रैश कोर्स एट दिस टाइम। अब आपके पास जैसे 1 महीने का टाइम है तो कोई भी क्रैश कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है कि 1 महीने के अंदर मैं ये सीख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी मेहनत पे पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए ना। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। सपोज आप क्रैश कोर्स ले भी लेते हैं तो आपको 90 to 95% वही चीज देखने को मिलेगी जो आपको ऑलरेडी पता है। तो वहां टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप नए नए क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट में जहां मिस्टेक करिए उनको देखिए। इसीलिए कोई भी क्रैश कोर्स लेने की जरूरत इस वक्त नहीं है। सेकंड पॉइंट है मेजर फोकस ऑन मैथ्स। ठीक है, डेफिनेटली आपको इंग्लिश में भी फोकस करना है, लेकिन आपका मेजर फोकस जो है वो मैथ्स में होना चाहिए। अब आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आपका जो पेपर होता है ना, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, तो पहले आपका मैथ्स का पेपर होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होता है। सपोज आप मैथ्स में बहुत बढ़िया कर लेते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आप इंग्लिश में भी बढ़िया स्कोर करेंगे। ठीक है, मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर किया तो वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार इसमें अच्छा स्कोर हो चुका है, तो इंग्लिश में आप थोड़ा फ्रेश रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, तो आप पैसेजेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। यही होता है, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। साथ ही अगर हमारा मैथ्स का पेपर खराब हो रखा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड वो रहेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो उसमें इंपैक्ट कर जाता है। थोड़ा सा मेंटल एस्पेक्ट है ये, और ये काफी हद तक प्रूवन भी है। इसीलिए आपको मैथ्स में बहुत अच्छा फोकस करना है। भले ही आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको एकदम साइड लाइन करना है और एकदम ही इंग्लिश में आप फोकस कर रहे हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो मान के चलते जैसे आप दिन में कितना भी घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका अराउंड 60 to 65% टाइम आपको मैथ्स के लिए डिवोट करना होगा, बाकी बचा हुआ टाइम आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डोंट टेक डिफिकल्ट मॉक्स, यानी कि जो बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज वगैरह बनती है उनको आपको देने की जरूरत नहीं है। आप इसको तभी दीजिएगा ना जब आपके रेलेवेंट जो मॉक टेस्ट सीरीज बनती है उसमें 95% परसेंटाइल से ज्यादा आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं 100% की आपका सिलेक्शन होना ही होना है, तो आप डिफिकल्ट मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे 90% या उससे कम में रह रहे हैं, मतलब वैसे तो पूरी तरह से आप ही के ऊपर है, बट मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि अगर आप 90% या उससे कम में स्कोर कर रहे हैं तो आपको रेलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपका पेपर बनने वाला है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, टीसीएस का जो पैटर्न है वो ऐसा ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उससे तो आप बच के रहिएगा, बाकी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। अब आप अपने वीक पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब आप मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, कैसे होता है एनालिसिस, आप देखिएगा जहां जहां आप गलती कर रहे हैं तो आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा। वो पैटर्न क्या होगा, वही आपका वीक पॉइंट्स बताएगा। ठीक, तो वीक पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका आप क्योर कैसे करेंगे, उसका बार बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आपको उस टाइप के क्वेश्चन या उस टाइप के टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वहां से आपका कंप्लीटली वो जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, उसका अच्छे से रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है स्किपिंग इज द की, यानी क्वेश्चन को स्किप करने की कला सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए क्या होता है ना, लोग फंस जाते हैं इस मामले में। उनको लगता है स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में उन्हें एक या दो ही क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, बाकी डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो वो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम खपा देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर आपका डिफिकल्ट होने वाला है। आगे के क्वेश्चन आसान ही होंगे, इस बात को मैंने कई बार रिपीट कर रखा है। 60 to 70 क्वेश्चन तो आपको इजी लेवल के ही मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होंगे, तो उनको आपको पहले गो में स्किप कर देना है। ठीक है, सेम चीज मैंने आपको बताई, 10 में से अगर आपको एक ही क्वेश्चन आता है तो मतलब इजी लगता है, तो आपको उस एक ही क्वेश्चन को करना है। जो बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सेकंड गो में आपको आना है। यही इंपॉर्टेंट बात है जो लोग गलती कर देते हैं। और कई बार क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, आई मीन टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, और उसी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको ईगो पे ले जाते हैं, यार इस चीज को तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इसको मैं कैसे गलत कर रहा हूँ। और होता क्या है ना, बाद में हमको पता लगता है कि वो क्वेश्चन ही गलत था, कुछ उसमें डेटा वगैरह गलत दे रखा है। ऐसा बहुत बार होता है। आप देखेंगे मेंस के पेपर में एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में गलत आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्यों वेस्ट करना चाहते हैं टाइम। ठीक है, इसीलिए आपको 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आपको स्किप कर देना है। तो यही मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए, इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। कैसे आप मॉक टेस्ट देंगे आने वाले दिनों में, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है, और एग्जाम में इस तरीके से आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।